लंबी डेर माइंस का नाम शायद आपने सुना होगा। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो ये इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। लंबी डेर पर एक समय पर 50,000 लोग काम करा करते थे, लेकिन इस जगह पे कुछ अजीब था। मुंह से खून भरी खांसी करते हुए एक एक करके यहाँ पे काम करने वाले सभी लोगों की मौत होने लगी। आज के समय में लंबी डेर माइंस पूरी तरह से सुनसान है और यहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन आज भी आसपास से गुजरने वाले लोगों को इन माइनों से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। पास से गुजरने वाली कारों और ट्रकों का वहां पे एक्सीडेंट होना तो मानो एक मामूली सी बात बन चुकी है। वहां पे रहने वाले लोगों का ये भी मानना है कि उन माइंस में एक चुड़ैल रहती है। अब चुड़ैल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मसूरी की आज की डरावनी कहानी किसी और ही तरीके के राक्षस की है। मेरा नाम है अर्श विनायक और डर डायरी के पन्ने से मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। प्लीज मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। मेरा नाम कनव है। बचपन में मेरा सबसे अच्छा दोस्त कविश था। हम दोनों हर रोज साथ खेलते और कई रात हम एक दूसरे के घर भी रुक जाते थे। हमारे माता पिता एक दूसरे को जानते थे और उन्हें हमारे एक दूसरे के घर रुकने से कोई परेशानी नहीं थी। कविश के साथ खेलने कूदने की यादें मेरे बचपन की सबसे अच्छी यादें हैं। कविश के पापा आर्मी में थे तो ज़्यादातर उनके घर पर सिर्फ कविश, उसकी मम्मी और मैं ही हुआ करते थे। उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी थी। वो हमारे साथ खेलती और हमें कई सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती थी। उनकी कहानियाँ बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। कभी दूर देशों में जंग की, कभी अनेकों प्राणियों की, तो कभी भूत प्रेतों की। आजकल तो मैं डर डायरी पॉडकास्ट सुनता हूँ, लेकिन बचपन में कविश की मम्मी की कहानियाँ बहुत ही लाजवाब हुआ करती थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब कविश की मम्मी ने हमें बिठाकर कहानी सुनाना शुरू करा। उन्होंने कहानी शुरू करने से पहले हमें बताया कि आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। अगर और कोई भी मुझे ये बताता तो मैं यही सोचता कि नहीं, ये मुझे बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। लेकिन कविश की माँ हमसे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो हमेशा हमें सच सच बताती थी कि आज की कहानी सच्ची है कि नहीं। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनकी इस सच्ची कहानी की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। मैं और कविश शायद 13 साल के थे जब हमने कविश के घर के आंगन में ही रात में टेंट लगाकर कैंप करने का प्लान बनाया था। कविश की मम्मी भी हमारे सोने के समय तक हमारे साथ घर के बाहर ही बैठी हुई थी। उन्होंने हमारे लिए एक छोटी सी कैंप फायर बनाई थी और डिनर के बाद उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू करा। कविश की मम्मी को ये कहानी कविश के पापा ने बताई थी। उस समय इंडियन आर्मी ने उन्हें मसूरी में स्टेशन किया था। उस साल मसूरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा बर्फ़ पहली बार देखी थी। न्यूज़ पर स्नो स्टॉर्म की वार्निंग थी और उन्हें 2-3 दिन घर के अंदर ही बिताने पड़े होंगे। बाहर जोर से गिरती बर्फ़ और घर के अंदर अकेले होने की वजह से कविश के पापा की चीख निकल गई जब उन्हें घर के दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। कविश के पापा कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पर वो इतना ज़रूर जानते थे कि उनके घर के आसपास कोई नहीं रहता और इस मौसम में किसी के बाहर होने का कोई तुक भी नहीं बनता था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई और लेफ्टिनेंट उनकी जगह लेने या उनका हालचाल पूछने आया होगा। यह सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उनको बाहर से एक औरत की आवाज़ आई। प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। ये सुन के वो अपनी जगह पर जम से गए थे। उस समय उन्हें किसी भी फीमेल लेफ्टिनेंट के बारे में नहीं पता था और सोचने पर उन्हें यह भी याद आया कि अगर कोई लेफ्टिनेंट उस घर में उनकी पोस्ट पर आ रहा होता तो उन्हें पहले से बता दिया गया होता। अब उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैम,
आप कौन हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। बर्फ़ के इस तूफ़ान में मैं भटक गई हूँ। प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। ये बहुत ही अजीब था, लेकिन उस औरत की आवाज़ में बहुत ही घबराहट उन्हें महसूस हो रही थी। अगर वो उस औरत को बाहर ही रहने देते तो बर्फ़ में जमकर उसकी मौत हो जाती। घर के बाहर काफ़ी सारी बर्फ़ होने के कारण उन्होंने शवल लाने की सोची ताकि वो उस औरत को घर के अंदर ला पाए। ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी बाहर आने की कोशिश करता हूँ। अपनी मोटी वाली जैकेट पहनकर अब वो छत की ओर निकल पड़े, क्योंकि शवल और बाकी कुछ औजार छत पे बने कमरे में रखे थे। उन्होंने बताया कि वो रात हद से ज़्यादा ठंडी थी। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने इससे ज़्यादा ठंड कभी महसूस नहीं करी होगी, लेकिन शायद इस ठंड का एक कारण उनका डर भी था। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्हें उस औरत के लिए डर तो लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उन्हें अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास हुए जा रहा था। किसी अनजान औरत का इस खतरनाक मौसम में उनके घर के बाहर होना, इसमें इसमें कुछ सही नहीं था। शायद इसीलिए ही उन्होंने छत पे पहुंच के सबसे पहले अपनी टॉर्च से दरवाजे के बाहर देखने के लिए रोशनी करी। बड़ी सी सांस भरते हुए कविश की मम्मी ने आगे बताया, घर के बाहर बहुत धुंध थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें किसी चीज़ का शरीर दिखाई दिया। इस चीज़ का शरीर बहुत बड़ा था। उसका शरीर किसी बड़ी सी मकड़ी के जैसा था और उसकी 2 टांगें दरवाजे की तरफ खड़ी हुई थी, जैसे कि वो शिकार करने के लिए झपट्टा मारने वाली हो। लेकिन सबसे भयानक चीज़ इस चीज़ का सर था। उसका सर जैसा था ही नहीं। उसके शरीर से 5 फीट लंबी गर्दन और उस पे चिपचिपे काले कपड़े से ढका हुआ एक सर। उस तेज हवा में उस कपड़े के नीचे उन्हें उस चीज का मुंह दिखाई दिया। उसका चेहरा एक औरत का चेहरा था, एक बेहद खूबसूरत औरत का चेहरा। कविश के पापा ने इस राक्षस को तो देख लिया था, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि उस रोशनी के कारण उस चीज ने भी कविश के पापा को देख लिया था। कविश के पापा का खून अब वहीं पर जम चुका था। उनका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनका दिमाग उन्हें अभी भी बोल रहा था कि शायद ये चीज मुझे अभी भी दरवाजा खोलने के लिए नीचे बुलाएगी, लेकिन उस राक्षस से एक जोर की चीख की आवाज आई और उसके मुंह के अंदर के अनगिनत दांत कविश के पापा की आंखों के सामने थे। आसपास ना अब तेज हवा की, ना ही बर्फ गिरने की आवाज थी। हवा में बस अब उसकी चीख गूंज रही थी। अब इस चीज को गुस्सा आ चुका था और वो उनका शिकार करने के लिए आ रही थी। कविश के पापा एक झटके से घर के अंदर वापस दौड़े और उन्होंने छत का दरवाजा लॉक कर दिया। भाग के उन्होंने अपनी राइफल उठाई और दरवाजे की तरफ एम कर कर खड़े हो गए। उन्हें छत पर अब चलने की आवाज आ रही थी, पर किसी ने भी छत के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश नहीं की। वो पूरी रात वैसे ही राइफल लेके खड़े रहे और सुबह होते ही उन्होंने रेडियो करके बीमार होने का बहाना मार के किसी और को उनकी जगह लेने के लिए बुला लिया। मैं और कविश बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसकी माँ को घूर रहे थे। उसकी माँ ने हल्की सी हंसी देते हुए कहा, और बस फिर क्या, वहाँ उस पोस्ट पर दूसरा लेफ्टिनेंट आ गया। घर के बाहर उन्हें बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। लंबी डहर माइंस के पास रहने वाले कुछ लोगों से बात करने पर उन्हें पता चला कि वो बहुत ज़्यादा लकी थे कि उनकी जान बच गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई चुड़ैल है, तो कुछ कहते हैं कि ये कोई बुरी आत्मा है। लेकिन एक चीज़ सभी को पता है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। ये चीज़ सच बोल ही नहीं सकती,
और इसीलिए वहाँ के लोग इन्हें सिर्फ झूठ के नाम से बुलाते हैं। कविश की माँ ने अब एक सीरियस एक्सप्रेशन से हमें देखा और कहा, ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। जितना मुझे समझ आया है, ये जो कुछ भी है, ये तभी अंदर आ सकती है जब तुम इसे अंदर आने के लिए बुलाओ, और अंदर आने के लिए ये कुछ भी झूठ बोल सकती है, लेकिन सिर्फ झूठ। अगर तुम दोनों पढ़ लिख के स्मार्ट बन जाओगे ना, तो दरवाज़ा खोले बिना ही कुछ ऐसे सवाल पूछ के तुम पता लगा पाओगे कि बाहर झूठ है कि नहीं। उस रात कविश और मैं घर के अंदर ही सोए थे। कविश से मिले हुए मुझे अब कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन ये कहानी मुझे 3 रात पहले ही दोबारा याद आई थी। 3 रात पहले मैं बर्फ़ पड़े मसूरी में लंबी डहर माइंस के पास से ही गुजर रहा था, जब अचानक मेरी कार फिसलकर सड़क के साइड में एक गड्ढे में फंस गई। मैंने मदद के लिए कॉल कर दिया था, लेकिन किसी को भी मुझ तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए मैंने 10 मिनट के लिए कार का हीटर चलाया और फिर गाड़ी का इंजन बंद करके अंधेरे में ही बैठ गया था। मैंने टाइम पास करने के लिए फ़ोन पे गेम खेलने का सोचा, लेकिन मैंने देखा जहां मेरे फ़ोन में लगभग 50% बैटरी थी, अब अचानक से ही मेरा फ़ोन 1% बैटरी दिखा रहा था। एक बुझती मोमबत्ती की तरह ही हल्का सा टिमटिमा कर मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैंने सोचा कि कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी। बंद करके फिर से चलाने पर प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो खिड़की पे मुंह चिपकाए एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में मुझे डर दिखाई दे रहा था। प्लीज़ साहब, मुझे अंदर आने दो। मुझे इस छोटे से लड़के के होठों के ऊपर जमी हुई नोज़ी दिख रही थी। उसके नीले कपकपाते हुए होठ मुझसे मदद की भीख मांग रहे थे। ये छोटा सा लड़का इतनी ठंड में बाहर कर क्या रहा था? मुझे जल्दी से इसकी मदद करनी थी। और तभी बचपन की वो एक याद मेरे दिमाग में तेजी से फैलती हुई आग की तरह लौट के आ रही थी। आग की रोशनी में चमचमाता हुआ कविश की माँ का चेहरा मेरे दिमाग में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे उस चीज़ के बारे में बताया था जो यहाँ मसूरी में ही ऐसी ही चमकती हुई रातों पे शिकार करता। झूठ। मैंने वापस उस छोटे से लड़के की तरफ देखा। मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ यार, वो कहानी सच हो ही नहीं सकती। अगर मैंने जल्दी से इस लड़के की मदद नहीं करी तो बर्फ़ में जम के इसकी मौत हो जाएगी। ऐसा लग तो रहा था जैसे किसी काले कपड़े से, यहाँ हो सकता है अपनी हुडी से, उसने अपना सर ढका हुआ था। लेकिन मैंने उस कांपते लड़के की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम इतनी देर रात पे इस सड़क पे कर क्या रहे हो? उस लड़के ने 1 सेकंड के लिए मुझे घूरा और फिर बोला, मेरी माँ को शुगर की बीमारी है। मैंने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं रही थी। मैं मदद मांगने के लिए बाहर निकला था, लेकिन बर्फ़ में मैं गुम गया और फिर कहते हुए ही वो रोने लगा और उस लड़के का छोटा सा हाथ मेरी खिड़की पर आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने उसी समय कार का लॉक खोला, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मैं अभी भी हिचकिचा रहा था। कविश की माँ की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। इस चीज़ का नाम झूठ एक कारण की वजह से है। अगर तुम सही सवाल पूछो तो तुम इसका झूठ पकड़ सकते हो। मैंने लंबी सी सांस भरी और इस लड़के से अपनी नज़रें फेरते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कविश, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पेट पे जोर से मुक्का मारा हो। ये एक छोटा सा बच्चा ही तो था, और अब इसने मुझे मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड की याद भी दिला दी थी। मैं उसको इस हालत में कभी नहीं छोड़ता। मैंने हाथ कार के दरवाजे के हैंडल पर रखा
पर अभी भी कविश की माँ की कहानी मेरे दिमाग में चिल्लाए जा रही थी। अगर वो कहानी सच थी तो मैं ऐसा कौन सा सवाल पूछ सकता था जिससे मैं जान पाऊं कि ये असली में एक छोटा सा बच्चा ही था। क्या तुम एक छोटे लड़के मेरा मतलब छोटे इंसानी लड़के हो? उस बच्चे ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, हाँ साहब। एक सेकेंड, ये क्या सवाल था? अगर वो सच बोल रहा हो तो भी वो हाँ ही बोलेगा, और अगर झूठ बोल रहा हो तो भी वो हाँ ही बोलेगा। अच्छा, मेरे पास सवाल सोचने का अब समय नहीं था। मैं उससे पूछ सकता था कि क्या तुम एक राक्षस हो, लेकिन उस सवाल में भी वही पुरानी वाली दिक्कत है। अगर वो सच बोल रहा है तो भी नहीं बोलेगा, और अगर झूठ बोल रहा है तो भी वो नहीं बोलेगा। प्लीज़ साहब, मुझे नींद सी आ रही है। मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है साहब। कांपते हुए अब मेरा हाथ एक बार फिर कार के दरवाजे के हैंडल पर था। मैंने उस लड़के को जल्दी से अंदर लाने का सोच लिया था, लेकिन हैंडल को थोड़ा सा खींचते ही मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल आया। तुम मुझसे कार का दरवाजा खुलवाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे ना? दरवाजे का हैंडल अभी भी मेरे हाथों में ही था। मैंने सोचा इस बच्चे को भी अजीब ही लग रहा होगा कि मैं क्या बेतुके सवाल पूछे जा रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो मुझे नहीं साहब। का जवाब देगा, लेकिन अब अचानक से वहाँ एक सन्नाटा सा छा गया था। हैंडल से नजरें हटाकर जब मैंने ऊपर देखा तो उस लड़के के होठ अब उसके मुंह के अंदर थे, और उसने कहा, हाँ। मैंने हैंडल से अपना हाथ पीछे खींच लिया। हड़बड़ाते हुए मैंने उससे फिर से पूछा, हाँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे कि हाँ तुम झूठ बोल रहे हो? उस लड़के के होठ एक बार फिर थरथराने लगे। प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। बाहर बहुत ठंड है। मुझे फिर से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत थी। उसका हाँ बोलने का मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब ये था कि जिस तरीके से अचानक से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था, जैसे कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया हो। फिर भी ये कोई ठोस सबूत तो नहीं था। मुझे बस, क्या तुम अभी मेरी गाड़ी के बाहर हो? मेरी आंखें शायद अब पहली बार उस लड़के की आंखों से मिली। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही काली लग रही थी। क्या साहब, प्लीज़ प्लीज़ साहब, मुझे अंदर आने दो। अब मेरे पूरे शरीर पे मानो चींटियां सी रेंग रही थी। हद से ज्यादा ठंड में भी अब मेरे माथे पर पसीने दिखाई दे रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम अभी मेरी गाड़ी के बाहर हो? उस लड़के का थरथराना और कपकपाना एक झटके से रुक गया, और उसके चेहरे पर अब एक बड़ी सी मुस्कान बनती दिखाई दे रही थी। नहीं। मैंने उस छोटे से लड़के का चेहरा जमीन से ऊपर की तरफ उठता हुआ देखा। एक झटके से अब वहां कोई नहीं था। मुझे सड़क के बाजू के पेड़ों में किसी बड़ी सी चीज की तेजी से भागने की आवाज आई, लेकिन अब वहां और कुछ नहीं था। कोई छोटा लड़का नहीं, किसी इंसान के आसपास होने की कोई निशानी नहीं। उस रात घर पहुंचते ही मैंने कविश को कॉल लगाया। चाहे हम दोनों ने सालों से बात क्यों ना करी हो, कॉल लगाते ही हम फिर से वही जिगरी यार थे जैसे हम बचपन में थे। आज मैं कविश के घर उससे मिलने जा रहा हूं, लेकिन इस बार उसे और उसकी मम्मी को कहानी सुनाने की बारी मेरी है। उम्मीद है आपको डर डायरी की आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी और भी कई सारी बेहतरीन कहानी सुनना चाहते हो, तो मेरे गले को और इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए
एक चाय का कप दिलाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। और चलो, अगर चाय तुम अपने सिर्फ दोस्तों के साथ पीते हो तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, नीचे एक कमेंट, अपने दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे ना यार। एक चीज़ और, अगर मेरी आवाज़ में अपनी डरावनी कहानी सुनना चाहते हो तो अपनी डरावनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा मुझे भेजना मत भूलना। मैं सारी कहानी पढ़ता हूँ और अगर कोई अच्छी कहानी लगेगी तो मैं उसे इस चैनल पे ज़रूर सुनाऊंगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो YouTube के हिसाब से आपको ये वाली कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी के लिए अलविदा, और आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।